हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेगा एडू हब। आज के सेशन में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बार बार एक किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा गया है ताकि आपके आने वाले सब एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। हमारा पहला सवाल है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? तो याद रखिएगा, जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी और सीधी प्रतिबिंब ही बनाती है। जैसे कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी, यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है और उसका जो इमेज है वो मिरर से बराबर डिस्टेंस पे रहेगा, और दोनों का साइज भी बिल्कुल ही सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक उल्टा हो जाता है कि दोनों का जो इमेज है वो उल्टा दिखेगा। जैसे कि अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने अगर खड़ा होते हैं तो आपका बायां हाथ का जो इमेज है वो इमेज में दायां हाथ का इमेज बनेगा, इसलिए इसे आभासी और सीधी बताया जाता है। अगला सवाल है, हाउ मैनी वाट आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका सही जवाब है 746 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। और इस हॉर्स पावर का, इस शब्द का उपयोग 18वीं शताब्दी में किया गया था, जब भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। हॉर्स पावर को हम जनरली पावर को मापने के लिए करते हैं, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट ने घोड़े की शक्ति के साथ भाप इंजन की उत्पादन की तुलना के लिए इस शब्द को अपनाया था, जिसका आमतौर पर इंजन या मोटर्स के आउटपुट को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो एक हॉर्स पावर का घोड़ा 1 मिनट में 330 पाउंड वजन का सामान को 10 फीट तक खींच सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप एक हॉर्स पावर का घोड़ा लें और उसे ट्रेडमिल पर रखें तो यह लगातार 746 वाट का उत्पादन करने वाला जनरेटर को ऑपरेट कर सकता है। तो अब सिंपल याद रखें कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, और ये पावर को इंडिकेट करता है। जनरली हम इसका इस्तेमाल इंजन के आउटपुट को देखने के लिए करते हैं, इंजन या मोटर के आउटपुट को। अगला सवाल है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज मेनली ड्यू टू विच फेनोमेना। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है रिफ्रैक्शन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण हमें तारों का टिमटिमाना दिखता है। तो ऐसे समझिए कि पृथ्वी के चारों ओर एक घना वायुमंडल है, डेंस एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में तरह तरह की गैस, धूल, वाष्प और वायरस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पृथ्वी की सतह से यानी अर्थ का सरफेस से लेकर 480 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल फैला हुआ है। लेकिन अब सरफेस से लेकर 16 किलोमीटर ऊपर तक हम जाते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है 16 किलोमीटर तक, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है। और उसके बाद अगर और ऊपर जाते हैं तो वो डेंसर से रेयरर होने लगता है, यानी कम होने लगता है। तो जिसके कारण बहुत सारे लेयर बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में। कोई लेयर का टेम्परेचर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो जब तारों से प्रकाश की किरणें चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती है तो तापमान के अंतर के कारण, धूल के कणों के कारण इनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमें तारों का टिमटिमाना दिखता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेन काउज ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन। सूर्य से विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन प्रतिक्रिया है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सन और स्टार जितने भी जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उन सबों का ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही वो लंबे समय तक ऊर्जा का निर्माण करते रहते हैं। तो ये सूर्य का जो ऊर्जा है वो इस तरह से होता है कि सूर्य में दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर पहले एक ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, और वो दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस तरह से उपस्थित हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहता है, और ये लगातार ऊर्जा प्रोड्यूस करते रहता है। तो यही तारे और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है,
विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। संचार प्रयोजन के लिए एक कृत्रिम उपग्रह द्वारा किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के जरिए हम जो सैटेलाइट हम कृत्रिम सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं उनसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव को फोकस करना रेडियो वेव से ज़्यादा इजी है, जिसके कारण हम माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। माइक्रोवेव से हम सैटेलाइट को कोई भी सिग्नल या कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट से, और वो सैटेलाइट फिर उसका रिएक्शन करती है और हम उसे स्टेशन पर कैप्चर करते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट एसी टू डीसी करंट। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। अगर आपसे पूछता है कि डीसी करंट को एसी करंट में चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इन्वर्टर का किया जाता है। इन्वर्टर से हम डीसी करंट को एसी करंट में बदलते हैं और रेक्टिफायर से हम एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं। अगला सवाल है, सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ। वायुमान यंत्र के मान में अचानक गिरावट किसका संकेत है? जब बैरोमीटर का रीडिंग एकदम से गिर जाता है तो उसका संकेत क्या है, वो क्या संकेत करता है? तो वो संकेत करता है तूफान का। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग हम हवा के प्रेशर को मापने के लिए करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर है, जिसके कारण हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अभी तूफान आने वाला है या नॉर्मल है। तो बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर को रीडिंग करते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर। निम्न में से किस धातु का उपयोग तड़ित चालक बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कॉपर। कॉपर का इस्तेमाल हम तड़ित चालक बनाने में करते हैं। अब समझिए कि तड़ित चालक होता क्या है। तड़ित चालक एक धातु की छड़ होती है जो घर की इमारत के ऊपर लगाई जाती है, जो तार या विद्युत चालक को उपयोग करके इलेक्ट्रोड के माध्यम से जमीन या धरती से जुड़ी होती है। इसकी मदद से बिजली गिरने की स्थिति में इमारत की रक्षा होती है, और इसकी मदद से आकाश से गिरने वाली बिजली इमारत पर गिरने के बजाय छड़ से टकराती है, और छड़ जो है वो तार के माध्यम से करंट को ज़मीन में छोड़ देता है, और ये बिजली इमारत पर गिरती तो इमारत में आग लग सकती थी और प्राण जाने का यानी लोगों का जान का संकट हो सकता था। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि घर को या किसी भी बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाया जा सके, और कॉपर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला सवाल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एल्सो नोन एज। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जब वस्तु पर कोई बाहर का यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वस्तु स्थिर होती है। जैसे कि कोई भी वस्तु है उस पर हम अगर बाहरी फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो वस्तु वहीं पर स्थिर रहती है। अगला सवाल है, द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज एन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। ऑटोमोबाइल में द्रव्य चालित ब्रेक का एक सीधा अनुप्रयोग क्या है? यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ऑटोमोबाइल में यूज होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका सही जवाब है पास्कल का नियम यानी पास्कल लॉ पे। तो हाइड्रोलिक ब्रेक एक मैकेनिज़्म है जिसमें कि हम ब्रेक को लगाने के लिए फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि ग्लाइकोल, ईथर, डाईइथाइल ग्लूकोल का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई कर पाते हैं, जिसके कारण ब्रेक ज़्यादा ही इफ़िशियंट तरीके से काम करता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक का हम यूज करते हैं पास्कल के नियम के अनुसार। अगला सवाल है, क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। सही जवाब है रेडियो एक्टिविटी। अगला सवाल है, ए स्टीम इंजन कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो एक स्टीम इंजन हीट एनर्जी यानी ऊष्मा एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
और वो एनर्जी इंजन को पावर देती है, जिससे कि इंजन आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनरिंग यूनिट? आधुनिक विद्युत वातानुकूलित इकाई का आविष्कार किसने किया था? यानी एसी का जो मैकेनिज्म है उसका आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है विलिस कैरियर ने। विलिस कैरियर ने 1902 में पहली आधुनिक विद्युत वातानुकूलित इकाई का आविष्कार किया था। बाद में इन्होंने खुद की कंपनी बना ली जिसका नाम है कैरियर। अगला सवाल है, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ? धातुकर्म क्या प्रक्रिया है? तो धातुकर्म से हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर, यानी अयस्क से धातु निकालते हैं। मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिससे हम मेटल को निकालते हैं ओर से। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ कॉल्ड? आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी एक चार्ज पार्टिकल से, चार्ज ऑब्जेक्ट से अगर हम चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे अर्थिंग कहा जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स? निम्नलिखित में कौन सा सबसे कमज़ोर बल है? तो निम्नलिखित में सबसे कमज़ोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे ब्रह्मांड में मुख्यतः मतलब मेन 4 प्रकार के बल काम करते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है मजबूत नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है कमज़ोर नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे ब्रह्मांड में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर तक काम करता है। जैसे कि जो सन है वो भी ग्रेविटेशनल पुल से हमारे 8 प्लैनेट को अपने कंट्रोल में रखता है। तो ये कमज़ोर फोर्स है लेकिन ये बहुत दूर तक काम करता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? निम्नलिखित में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो निम्नलिखित में सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल बहुत ही कम दूरी पर काम करता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इनकी काम करने की दूरी नाभिक के त्रिज्या से यानी न्यूक्लियस के रेडियस से लगभग बराबर होती है। तो मजबूत नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन सभी बलों में सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। अगला सवाल है, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार? कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में हमेशा कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस यानी कॉनकेव मिरर सड़क पर जो लाइट होती है उसे बहुत दूर तक फैलाता है, जिसके कारण हम बहुत अच्छी व्यू ले सकते हैं, बहुत अंधेरे में बहुत दूर तक देख सकते हैं। इसके कारण अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एट विच टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो इसका सही जवाब है -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। अगर हम फ़ारेनहाइट ऑफ सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये दोनों -40 डिग्री पे दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट हीट ट्रांसफर प्रोसेस? इनमें से क्या सबसे तेज ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है विकिरण यानी रेडिएशन। चूंकि विकिरण प्रकाश की गति से यात्रा करता है जो उच्चतम गति है, यही कारण है कि विकिरण सबसे तेज ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया है। यानी रेडिएशन जो है लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, इसके कारण यह सबसे तेज हीट ट्रांसफ़र मेथड है। रेडिएशन से हम एग्जाम्पल से समझिए कि जो सन का रेडिएशन है वो सोचिए कि आपके पृथ्वी तक केवल 8 मिनट में पहुंच सकता है।
जबकि हम सूर्य से इतनी दूरी पर हैं। तो ये सबसे तेज़ ट्रैवल करता है लाइट की स्पीड से, जिसके कारण हमें बहुत तेज़ी के साथ हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंटेन हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन। निम्नलिखित में किस तरल में वाष्पीकरण दर सबसे अधिक होता है। यानी इनमें से किसमें कौन सी लिक्विड है जो कि सबसे तेज़ इवोपोरेट हो सकती है। तो इसका सही जवाब है शराब। शराब में इथेनॉल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से वेपराइज हो सकता है। अगला सवाल है, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। भौतिकी में सबसे पहले नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय का नाम क्या है। तो भौतिकी में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले भारतीय का नाम है सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ पाया है। इन्होंने एक रमन इफेक्ट नाम के एक सिद्धांत को दिया था, जिसके कारण इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला सवाल है, वायर ऑफ हीटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हीटर का तार निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो हीटर का तार निम्नलिखित में नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम से क्यों बना होता है, क्योंकि नाइक्रोम में एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी इसमें अगर टेम्परेचर हो जाए तो ये पिघलता नहीं है, जिसके कारण सर्किट ब्रेक नहीं होता। इस कारण नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है हीटर में। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस कर सकता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के बाद भी ये पिघलता नहीं है, इसलिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है हीटर में। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर वाइट लाइट इज लेस डेविएटेड बाय प्रिज्म। श्वेत प्रकाश कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से कम विचलित करता है। यानी अगर हम प्रिज्म में से वाइट लाइट को हम इंसेक्ट करें, यानी एक प्रिज्म पर हम वाइट लाइट को डालें, तो वो 7 रंग में बदलता है। और सातों रंग में सबसे कम रंग कौन सा रंग है जो सबसे कम डेविएट करता है, यानी सबसे कम मुड़ता है। तो वो रंग है लाल कलर। फिगर में आप देख सकते हैं, अगर हम वाइट लाइट को हम इंजेक्ट करते हैं ग्लास प्रिज्म पे, तो सबसे कम डेविएट करता है रेड लाइट, यानी सबसे कम मुड़ता है। और सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, तो वायलेट रेज। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा रेज मुड़ता है, सबसे ज़्यादा कौन सा रेज डेविएट होता है, तो वायलेट रेज। अगला सवाल है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से मापते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण, यानी कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर किसी भी इमेज को फोकस करके वो इनलार्ज कर देती है, तो डॉक्टर को यहाँ पर देखने में आसानी हो जाती है, जिसके कारण से डेंटिस्ट अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। ये छोटी सी छोटी चीज़ों को भी ये कनकेव मिरर से बड़ी इनलार्ज करके यानी बड़ी करके देख लेते हैं। अगला सवाल है, इफ़ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ए लेक इज जस्ट गोइंग टू फ्रीज, देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम। कह रहा है कि यदि किसी सतह का पानी जमने वाला है तो सबसे नीचे पानी का तापमान क्या होगा। यानी ऐसे भी समझिए कि अगर एक फ्रोजन लेक है, यानी एक जमा हुआ तालाब है, तो उसकी नीचे का जो तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर जमा हुआ तालाब है तो उसके नीचे का जो तापमान है वो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जब जाड़े के दिनों में ठंड इलाकों में तापमान गिरता है तो झीलों और तालाबों के ऊपर की जो सतह है वो ठंडी होने लगती है, और इस प्रक्रिया में जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो इसका घनत्व तो बढ़ने लगता है, यानी ये डेंस होने लगता है। अगर हम सिंप्लीफाई करके इसे बोले तो 4 डिग्री सेल्सियस पर झीलों और तालाबों की जो ऊपरी परत का पानी है वो डेंस होने लगता है, और डेंस होने के कारण ये पानी नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है और नीचे का पानी ऊपर आने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरे पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, जिसके कारण नीचे का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन ऊपर का जो पानी है वो जम चुका होता है। अगला सवाल है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी।
तो इसका सही जवाब है न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अब इसे याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, जैसे कि पेन आरटीसी, इसे आपको याद रखना है, पेन आरटीसी। इसको याद करके आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के जो आविष्कारक हैं उनका आप नाम याद रख सकते हैं। तो पेन का जो पहला लेटर है वो है पी से हम समझते हैं प्रोटॉन, और आरटीसी का जो पहला लेटर है वो है आर, जिसको हम रदरफोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया। उसी तरह ई और टी का जो है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? थॉमसन ने। एन और सी का यानी न्यूट्रॉन और चैडविक का। तो इस तरह से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के जो आविष्कारक हैं उनको याद करते हैं। ये तीनों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन तीनों को आप हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई? मानव आँख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? यानी कोई भी इमेज जो हमारे रेटिना पर पड़ती है वो किस तरह का इमेज बनाती है? तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाती है। जब किसी वस्तु का प्रकाश हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना में उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा दिखाई पड़ता है, जो उत्तल लेंस की वजह से उस प्रतिबिंब को उल्टा दिखाई देता है, और हमारा दिमाग इसे सीधा करके देख लेता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ द ओशियन? महासागर की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है फैथोमीटर। फैथोमीटर की मदद से हम महासागर की गहराई को भी माप सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।